हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस के कुछ विषय में। साइंस जो पेपर 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह पूर्णतः उसी पर बेस्ड रहेगा। और आज हम थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एकमात्र स्रोत हमारा YouTube चैनल है। आपको समस्त जानकारियाँ एक ही YouTube चैनल के माध्यम से चाहिए हों तो आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसके साथ साथ ही अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा या 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमारे जो नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में बनाए गए हैं, साथ ही साथ उनमें हमने सारगर्भित तथ्यों का समावेश किया है। तो आप हमारे नोट्स परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है प्राकृत संख्या क्या होती हैं। तो हमारे जो साइंस एंड टेक के प्रश्न जो भी हमारे नोट्स बनाए जा रहे हैं उसमें हमने गणित का भी समावेश किया है। तो उसके अंतर्गत ही हम कुछ 3 मार्कर पर चर्चा करेंगे। प्राकृत संख्या, तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है हम उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सरल भाषा में हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या को डिफाइन कर दिया कि ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता हो उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। इन्हें n से सूचित किया जाता है, और जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से यह प्राकृत संख्याएं हैं। तो एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में कि जिन भी संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। इन्हें हम n से सूचित करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पश्चात है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं सामान्यतः, तो उनमें अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं या शून्य को ऐड कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से सूचित करते हैं। जो प्राकृत संख्याएं थी उसे हम N से सूचित करते थे, जबकि हम पूर्ण संख्याओं के लिए जो प्राकृत संख्या है उसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, n इक्वल टू नंबर, और पूर्ण मतलब होता है होल। हम एक वर्ड यूज करते हैं होल, जिसके लिए हम पूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पूर्ण के लिए हम W का प्रयोग कर सकते हैं। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है ऋण संख्या या अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो एक के अतिरिक्त भी समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और शून्य के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम ऋण संख्या, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या, ऋण संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके पश्चात है यौगिक। तो एक के अतिरिक्त भी समस्त यौगिक जो ऋण नहीं है यौगिक कहलाते हैं। इसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। तो एक के अतिरिक्त भी समस्त संख्याएं जो ऋण नहीं है उन्हें यौगिक कहते हैं। इसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो 4 6 8 9 12 14, ये सभी संख्याएं यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो है वह साइंस एंड टेक और साइंस के पोर्शन को कवर किया जा रहा है हमारे नोट्स के माध्यम से। ये नोट्स भी आपको शीघ्र उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। तो साइंस एंड टेक के नोट्स जो हैं वह भी आपको शीघ्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को दृढ़ कर सकते हैं। इसके पश्चात है रासायनिक समीकरण।
रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक संख्या अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से जब किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए C+O2 से मिलके क्या बना, CO2। तो यह एक रासायनिक समीकरण हो जाएगा कि रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में भी C+O2 से CO2 बन जाता है। तो यह एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। दोस्तों ये हमारे साइंस के नोट्स हैं। इसके अतिरिक्त हमारे नोट्स की सीरीज़ में हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश के स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ही पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिंदी आदि सभी विषयों के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है और अन्य कोचिंग संस्थानों की तुलना में इनकी कीमत बहुत कम रखी गई है ताकि आप आसानी से परचेज कर सकें और सरल भाषा में प्रश्नोत्तर शैली में आधारित हमारे नोट्स का लाभ ले सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो शीघ्र आप इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके पश्चात है हरित रसायन। तो देखिए यह जो हरित रसायन है ये साइंस एंड टेक से संबंधित है और यह जैव प्रौद्योगिकी शाखा के अंतर्गत ही आएगा। तो सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया इसका, तो हरित रसायन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1990 से 91 में हरित रसायन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। उद्देश्य क्या है, तो उद्योगों व रासायनिक प्रयोग से धरती और पर्यावरण को दुष्प्रभावित होने से बचाना। हरित रसायन के अंतर्गत जो उद्देश्य रखा गया है वह उद्योगों व रासायनिक प्रयोग से धरती और पर्यावरण को दुष्प्रभावित होने से बचाना हरित रसायन का प्रमुख उद्देश्य है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाल अनस्तरा ने किया था। पाल अनस्तरा ने सर्वप्रथम हरित रसायन शब्द का प्रयोग किया था और जो हरित रसायन की यह शाखा है वह सतत विकास के उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो हरित रसायन विकास की शाखा के अंतर्गत हरित रसायन के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इसका 1990 से 91 में। इसका उद्देश्य उद्योगों व रासायनिक प्रयोग से धरती और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। जो रासायनिक उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, तो इसके लिए हमें हरित रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग किया था पाल अनस्ता ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था और हरित रसायन जो है यह सतत विकास उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से आपको हरित रसायन समझ में आ गया होगा। उत्कृष्ट गैसें तो वर्ग 18 के अंतर्गत जो भी गैसें आती हैं उन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। रासायनिक रूप से यह अक्रिय होती हैं। अक्रिय का मतलब होता है यह किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो उत्कृष्ट गैसों को हम अक्रिय गैसें भी कह सकते हैं। यह वर्ग 18 के अंतर्गत आती हैं। यह बिना रंग, गंध, स्वाद के गैस रूप में रहती हैं। इनकी संख्या 6 है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन इनमें प्रमुख गैसें हैं। तो एक बार और हम पुनः चर्चा कर लेते हैं उत्कृष्ट गैसों के विषय में। तो इनको वर्ग 18 के अंतर्गत रखा है। आवर्त सारणी के जो वर्ग होते हैं उनमें 18वें वर्ग के अंतर्गत उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। रासायनिक रूप से यह अक्रिय होती हैं। यह बिना रंग, गंध, स्वाद की गैस रूप में रहती हैं। इनकी संख्या 6 है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन यह प्रमुख उत्कृष्ट गैसें हैं। इसके पश्चात है आयन। यह है आयन। तो जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है तब इन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से आयन की परिभाषा को हमने देखा कि जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन या तो त्यागता है या ग्रहण करता है और आवेशित हो जाता है तब इन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो Na मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे देता है तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है और Na+
सॉरी Na माइनस जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 हो जाता है। जबकि Na जो प्लस है यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसकी संख्या परमाणु क्रमांक जो है वह 10 हो जाता है। केमिस्ट्री में माइनस प्लस का थोड़ा अलग नियम होता है। अगर इसमें माइनस हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, और अगर प्लस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, ऋणायन और धनायन, दो प्रकार के आयन होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो की फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा और वनडे एग्जाम्स को दृष्टि में रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से डेली क्विज का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही विभिन्न फैक्ट भी दिए जाते हैं जो कि रेलवे, SSC, व्यापम आदि की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। शीघ्र आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और देखिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न, आवर्त सारणी। उसके पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना कि दोस्तों, अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2021 के अंतर्गत ही होने वाली हैं, जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा है वो तो अभी 11 अप्रैल को होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो अगर आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप 5000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, 5000 प्रश्न बहुत होते हैं MCQs की दृष्टि से, और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व कीजिए, रोजगार निर्माण को पढ़िए, लगातार कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, तो करंट अपडेट से आप जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को प्रारंभिक परीक्षा में सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके पश्चात है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। आवर्त सारणी के अंतर्गत रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं अर्थात उनकी एक समान विशेषताओं के साथ एक ही सारणी में दर्शाने की व्यवस्था को हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी उदाहरण मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों, यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह मोसले के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर आवर्त सारणी के अंतर्गत जब हम रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। उदाहरण के रूप में मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसे आवर्त प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। इसके पश्चात है डोवेराइनर का त्रिक नियम। तो यह भी आवर्त सारणी से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार तथा गुणधर्मों के औसत से हैं। यह डोवेराइनर का त्रिक नियम कहलाता है। यह आवर्त सारणी से संबंधित है और इसका एक जो प्रमुख उद्देश्य है या फिर इसकी जो सिद्धांत है या नियम किसके विषय में है, तो यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार तथा गुणों के औसत से होता है। तो यह बिल्कुल ही सही नियम है। इसके पश्चात है न्यूजीलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में प्रथम तत्व के समान ही होता है, जैसे कि संगीतिक स्वर। जैसे कि हम सारे गामा पा करते हैं तो जब हम लास्ट वाले स्वर पर पहुंचते हैं तो हम फिर से सा का रिपीटेशन हो जाता है। इसी प्रकार से आवर्त सारणी में होता है कि जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक 8वां जो तत्व होता है वह गुणों में प्रथम तत्व के समान ही प्रतीत होता है, जैसे कि सांगीतिक स्वर में होता है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी का विस्तृत विवरण दीजिए, हमारा यह अगला प्रश्न है। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। यही चर्चा हमने की थी न्यूजीलैंड के अष्टक नियम में कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में प्रथम तत्व के समान ही होता है। यही बात यहाँ कही गई है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की है यहाँ पर व्याख्या की हमने 3 नंबर के अंतर्गत। इसमें हमने एक और फैक्ट डाला कि मेंडलीव ने कहा है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वह उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसके पश्चात है बेकेलाइट। तो यह 1908 में लियो बेकलैंड द्वारा एक निर्मित एक संश्लिष्ट रेजिन है। बेकेलाइट क्या है? तो इसका यह जो है वह 1908 में लियो बेकलैंड द्वारा एक निर्मित संश्लिष्ट रेजिन है। यह फॉर्मल्डिहाइड और फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह एक तापद्रण, कड़ा और सुदृढ़ प्लास्टिक है। बेकेलाइट जो होता है वह तापद्रण, कड़ा और सुदृढ़ प्लास्टिक होता है। यह 1908 में लियो बेकेलाइट द्वारा निर्मित एक संश्लिष्ट रेजिन है। यह फॉर्मल्डिहाइड और फिनाइल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें बेकेलाइट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने बेकेलाइट के विषय में चर्चा की जो कि आपके लिए केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात है स्टेनलेस स्टील। तो यह एक मिश्र धातु है जो स्टील में 12% क्रोमियम और 1% निकल मिलाकर तैयार किया जाता है। जब स्टील में अर्थात इस्पात में जब हम 12% क्रोमियम और 1% निकल मिला देते हैं तो उससे हमें स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। इसके प्रमुख गुण क्या हैं? तो इसमें जंग नहीं लगती है और इसका उपयोग जो है वह हम खाने पीने के बर्तनों में कर सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है वह एक मिश्र धातु है। जब स्टील में 12% क्रोमियम और 1% निकल मिला दिया जाता है तो उससे स्टेनलेस स्टील जो है वह तैयार हो जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है। इस कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः खाने पीने के बर्तनों में किया जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हम स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का अधिकतम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है मोर्चा लगना। मोर्चा लगना क्या है? तो लोहे से बनी हुई वस्तुओं पर नमी के प्रभाव पड़ने पर वे ब्राउन रंग की हो जाती हैं। वास्तव में यह ब्राउन रंग लोहे का ऑक्साइड है। जब लोहा ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उससे लोहा ऑक्साइड बनता है। इसी को लोहे का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। मोर्चा लगना को हम जंग लगना भी कह सकते हैं क्योंकि जब जंग लगती है तभी भी जो लोहे से बनी जो भी चीज़ें होती हैं जब वो नमी के प्रभाव में आती हैं तो वो हल्के ब्राउन रंग की हो जाती हैं और यह ब्राउन रंग लोहे का ऑक्साइड है। जब लोहा ऑक्सीजन में संयोग करता है या ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उससे लोहा ऑक्साइड बनता है। इसी को लोहे का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। इसके पश्चात है बारूद क्या है? तो यह एक धूम्रयुक्त विस्फोटक है। बारूद क्या है? यह एक धूम्रयुक्त विस्फोटक है। मिश्रण क्या होता है? काष्ठ, कोयला और गंधक का यह मिश्रण होता है। आवश्यक प्रयोजनों के अनुसार इसकी मात्रा में हेरफेर कर इनकी शक्ति बढ़ाई या घटाई जाती है। बारूद जो होता है वह एक धूम्रयुक्त विस्फोटक है। यह काष्ठ, कोयला अर्थात लकड़ी के कोयला और गंधक का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग क्या है? तो जब भी हमें इसकी मात्रा में वृद्धि करनी होती है या इसकी शक्ति में वृद्धि करनी होती है तो इसकी मात्रा में हम हेरफेर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बारूद प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो है वह 2.25 होता है। इसके पश्चात है उपयोग। तो पेंसिल की लीड व रंग बनाने में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। धातुओं को गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है और स्नेहक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपर रूप है। यह राख के रंग का मुलायम और रवेदार पदार्थ है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और इसके आपेक्षिक घनत्व जो है वह 2.25 होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड व रंग बनाने में किया जाता है, धातुओं को गलाने में किया जाता है और जो भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं तो उनके स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात है संयोजकता। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति इसकी संयोजकता कहलाती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। हमने उत्कृष्ट गैसें पढ़ी जो कि वर्ग 8 में होती हैं और यह अक्रिय गैसें भी कहलाती हैं। तो इसी यदि किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है तो इसकी संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी। तो संयोजकता जो होती है वह किसी तत्व की संयोजन शक्ति दर्शाती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है और किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो सकती है। और जो भी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता होती है तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह सेशन था। आज हमने यह साइंस एंड टेक के संबंध में कुछ हमने अपने 3 मार्कर पर चर्चा की। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साइंस एंड टेक के नोट्स बहुत ही जल्दी तैयार होने वाले हैं और आपको उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आप इसके अतिरिक्त अन्य विषय के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इंस्टा मोजो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।